धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिर किस नियम किस कानून के तहत बिल्किस बानो के उन 11 दरिंदों को समय से पहले रिहा किया गया और वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर गुजरात की भाजपा सरकार ने और 56 इंच का सीना रखने वाली नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने उन दरिंदों को जेल से रिहा करने के फैसले पर अपनी मोहर लगाई। वो फाइल, जी हां, वो ओरिजिनल फाइल ना तो मोदी सरकार और ना ही गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने को तैयार हो रही है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जिस फाइल के तहत 11 दरिंदों को छोड़ा गया है बिल्किस बानो से जुड़े हुए मामले में, उस फाइल को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली तारीख से पहले फाइल को पेश किया जाए और अगर नहीं पेश किया जाएगा तो वो बिना फाइल पेश किए ही कोई ना कोई जजमेंट सुना देगा, किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है जो कल मंगलवार के दिन अदालत में गुजरा है, घटा है, और क्या इसके हिंदू मुस्लिम एंगल से भी कुछ राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं या भाजपा को इसमें कुछ फायदा नजर आ रहा है हिंदू मुस्लिम एंगल से, और क्या कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से भी इसका कोई ताल्लुक, कोई संबंध है क्या? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल घटा क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मंगलवार का दिन था, यानी कि 18 अप्रैल का दिन था, और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था बिल्किस बानो का। इस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, उसका नाम है, वो पहुंचा। सॉलिसिटर नहीं पहुंचे हैं, जो खुद गुजराती हैं, तुषार मेहता, उनका नाम है। हर मामले में हो जाते हैं, लेकिन जब किसी मामले में फंसने की बात होती है तो अपने एडिशनल को भेज देते हैं किसी को भी। तो एसवी राजू यहां पहुंचा और उसने जाके कहा कि हम फाइल पेश नहीं करेंगे, यानी कि सरकार आपके सामने फाइल पेश नहीं करेगी और आपने 27 मार्च को जो आदेश जारी किया था हम लोग उसको चुनौती देंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 मार्च का हमारा आदेश था फाइल पेश करने का, अगर आपको उसको चुनौती देनी थी तो अब तक चुनौती क्यों नहीं दी? अभी तक चुनौती भी नहीं दी और यहां के कह रहे हो कि फाइल नहीं दिखाएंगे। हम अगली तारीख 2 मई लगा रहे हैं, 1 मई तक हमारे सामने फाइल को पेश कर देना, वरना हम लोग बगैर फाइल पेश किए ही किसी ना किसी निष्कर्ष पर, किसी ना किसी जजमेंट पर पहुंच जाएंगे। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा कि हम लोग सरकार से बात करने के बाद बताएंगे कि फाइल पेश की जाएगी या नहीं की जाएगी, या 27 मार्च के फैसले को चुनौती कब और कैसे दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर यह है कि अब इसमें 2 मई की तारीख लग गई है और 1 मई तक सरकार को फाइल पेश करनी है, लेकिन जिस तरीके के तेवर सरकार के दिखाई दे रहे हैं, लगता नहीं है कि सरकार इस पूरे मामले में फाइल पेश करेगी। आगे अपनी बात रखते हुए जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आज ये मामला बिल्किस बानो से जुड़ा हुआ है, कल ये हमारे से जुड़ा हुआ हो सकता है या देश की किसी भी महिला से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये एक जघन्य अपराध है और इस मामले को ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप लोग पहले भी उन दरिंदों को बड़ी रियायत दे चुके हो, 1500 दिन का उनको पैरोल दिया है, हजार दिन का उनको पैरोल दिया है। इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और अगली तारीख लगा दी 2 मई की। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। जी हां, पूरा मामला आपको बता देते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हो चुके थे, गुजरात में मुख्यमंत्री बन चुके थे और उसी दौरान एक कांड हुआ जिसे लोग साबरमती कांड कहते हैं। साबरमती ट्रेन में कुछ जो है राम भक्त वापस लौट रहे थे अयोध्या से, उसमें आग लगा दी गई, वो मर गए और उसके बाद पूरे गुजरात को जला दिया गया और कत्लेआम शुरू कर दिया गया मुसलमानों का। उसी दौरान बिल्किस बानो नाम की ये लड़की थी जो 2 दिन पहले ही जो है किसी बच्चे को उसने जन्म दिया था, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बच्चे को मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, परिवार के 11 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उसी बच्ची का नाम है, उसी लड़की का नाम है बिल्किस बानो, जो पिछले 22-23 साल से 21 साल से इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। उसी के ये 11 दरिंदे थे जो जेल में बंद पड़े हुए थे मुंबई की, और ठीक चुनाव से पहले आपको याद होगा 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, उस दिन इन दरिंदों को गुजरात की सरकार ने और मोदी सरकार ने रिहाई दे दी और बाहर निकलते ही भाजपा के एक विधायक ने इनको संस्कारी बता दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, सुन लीजिए। पहले मैं आपके बिल्किस बानो के सवाल पर जरूर जवाब देना चाहती हूं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, यह देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हम में
से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर, परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला है इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. सुन लिया आपने, बहुत सख्त अंदाज में उन्होंने कहा है कि ये क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये कोई क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो फाइल दिखाने से गुजरात सरकार और मोदी सरकार इनकार कर रही है। लेकिन क्या करें, जिसकी उतर गिलोई उसका क्या करेगा। कोई ये बात कर लेते हैं कि क्या इसमें बीजेपी को कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नजर आ रहा है। जी हाँ, खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने यही रखना बेहतर होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये लोग हमेशा से अपने आप को हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ सीधे तौर पे समझिए कि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है, एक मुस्लिम लड़की है, उसके साथ जो बलात्कार और हत्या में जो सज़ा याफ्ता मुलजिम हैं, जो बिल्कुल दोषी करार दिए गए हैं, आखिरी सांस तक उनको सज़ा होनी थी, वो सब के सब हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी मोदी सरकार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकती है, आरएसएस ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि देखो एक मुल्लानी के साथ हिंदुओं ने किया, उन हिंदुओं को जेल में डाल दिया गया। हम जब सत्ता में आए, 56 इंच का सीना लेके, तो हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, पहले पैरोल दिया, बाद में उन्हें हमने रिहा कर दिया समय से पहले ही। लेकिन अब फिर से कुछ लोग आ गए हैं और वो इनको जेल में डलवाना चाह रहे हैं एक मुल्लानी के साथ ऐसा करने वाले हिंदुओं को, यानी कि वो हिंदुओं की नज़रों में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले सुहासिनी अली इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, फिर उसके बाद महुआ मोहित्रा पहुंची थी, और बाद में इस मामले को लेकर पहुंची थी खुद बिल्किस बानो। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी आप समझ सकते हैं। क्या कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से भी कोई ताल्लुक है? समझ लेते हैं उसको भी। जी हाँ, खबर के चौथे हिस्से में उसी पर गौर कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि इन दरिंदों को उस वक्त छोड़ा गया जब गुजरात में चुनाव होने वाले थे। अगस्त में छोड़ा गया और गुजरात में चुनाव हुए नवंबर के आसपास में। और जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो उसी दौरान पहले सुहासिनी अली और फिर महुआ मोहित्रा और उसके बाद बिल्किस बानो ने ये अर्जी दाखिल की थी। तो उस वक्त भी सरकार ने लटकाने की कोशिश किया थी कि पूरे गुजरात चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई नहीं होने दी थी। और अब फिर से सरकार इस मामले को चुनौती देने की बात करके, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात करके लटका रही है। और इस वक्त चुनाव हो रहा है कर्नाटक में और इस वक्त चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय का। यानी सीधे तौर पर अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है तो वो मोदी सरकार के लिए, गुजरात सरकार के लिए और आरएसएस के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। तो इसलिए सरकार ने यही परपंच, यही षड्यंत्र, ये खड़यंत्र रचा है कि इस मामले को फिलहाल लटका दिया जाए। और जैसा कि चलता आ रहा है, वो दरिंदे खुले घूम रहे हैं, उनके जरिए चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। फिर से एक बार उन्हीं दरिंदों के जरिए चुनाव प्रचार कराया जा सके। उन दरिंदों के घरों की जो
महिलाएं हैं वो आखिर किस तरीके से उनको रोटियां खिलाती होंगी और किस तरीके से उनको अपने घर में रखती होंगी। क्या उनके अंदर ज़मीर मर गया है? क्या ये ज़मीर सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही बचा है कि उनका बेटा अगर किसी मर्डर में शामिल होता है तो माँ कह देती है मैं उसकी लाश नहीं लूँगी, पति अगर किसी मामले में शामिल होता है तो महिला कह देती है कि मैं ऐसे पति से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन अगर ऐसे कोई दरिंदे संस्कारी हैं, सीधे तौर पर कहे जाए कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो वहाँ पर ना कोई पत्नी सामने आती है, ना उस घर की कोई महिला माँ के रूप में सामने आती है, बल्कि उनका शायद सम्मान करते हुए वो दिखाई देती होंगी, तभी तो घर में रख लेती हैं। वरना ऐसे अपराध करने वालों को, उन्हीं महिलाओं को मार कर घर से निकाल देना चाहिए था। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।